हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी की भी करंट अफेयर्स का करवा रहे थे रेगुलर। अभी थोड़ा एग्जाम का उनका कंफर्म नहीं है क्योंकि ये अब ऐसा चल रहा है कि वो नया आयोग बनेगा, फिर उसके बाद एग्जाम होगी। बाकी करंट अफेयर्स के उसमें भी 9-10 पार्ट कंप्लीट करवा चुके हैं। मध्य प्रदेश का भी शुरू किया है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का ये पार्ट पहला ही होगा। देखिए, दोनों का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूजफुल है। करंट अफेयर्स जो आपका जनरल स्टडीज का पेपर फर्स्ट है उसके लिए, और सिलेबस सेम है। दोनों का जो करंट अफेयर्स का सिलेबस है वो नेशनल, इंटरनेशनल, ये करंट अफेयर सेम है। पर्सन इन द न्यूज सेम है। स्पोर्ट्स वाला एरिया है वो सेम है। तो ये दोनों के लिए ही यूजफुल है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। स्प्रिंग फिएस्टा 2023 क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही बताया जाएगा। स्प्रिंग फिएस्टा ये अभी एक इवेंट हुआ है, एनजीएमए है, उसने ये इवेंट करवाया है, जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ये एनजीएमए क्या है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। इसने स्प्रिंग फिएस्टा इवेंट को अभी करवाया है। इसकी ये 69th वर्षगांठ है, 69th एनिवर्सरी कह सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो लोकल लेवल पे जो दस्तकारी है या क्यूरेटेड जो उत्पाद है उनको दिखाना, उनको बढ़ावा देना। ये एनजीएमए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का शुरुआत की थी जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उन्होंने की थी। मार्च 1954 में इसकी स्थापना की थी एनजीएमए की। और तब से ही ये भारत का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सांस्कृतिक इंस्टीट्यूट है, जो कल्चरल इंस्टीट्यूशन है उसमें से एक है ये। और अभी इसका है जो ये संग्रहालय में 50 से ज्यादा इसकी अलग अलग पृष्ठभूमि है, दिखाई गई है। चाहे वो स्वदेशी कला हो, फैशन हो, चीनी मिट्टी की बनी चीजें हो, हस्तशिल्प हो, उस तरीके की चीजें इसमें दिखाई है। और ये इवेंट हुआ है। इसको प्रदर्शित करने का मकसद क्या था? ताकि जो जितनी भी रचनात्मक उत्पाद हैं उनको एक मंच पे दिखा के और भारत की संस्कृति को बढ़ावा देना, और जो आए हुए लोग हैं उनको भारत के इतिहास से जुड़ने का अवसर मिले। इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली स्प्रिंग जो फिएस्टा 2023 है वो किसने आयोजित किया है। ये ध्यान रखना आप। खलखा जेतसुन धम्पा रिनपोचे ये कौन है? एक टेस्ट करवाया था बीएमपी का, जनरल स्टडीज का, जनरल नॉलेज के पेपर का है, उसमें भी ये क्वेश्चन करवाया था मैंने। अभी रिसेंटली क्या है, दलाई लामा ने हाल ही में जो एक 8 वर्षीय बच्चा है मंगोलियाई मूल का, उसको तिब्बती बौद्ध धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेता है उनमें से एक है, वो है 10वें जो खलसा जेतसुन धम्पा रिनपोचे हैं, उनके पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी है। देखिए सिंपल सा, मैं डायरेक्ट नहीं जोड़ रहा लेकिन एग्जाम्पल के लिए समझाऊं आपको। तो जैसे जैन धर्म में होते हैं, या फिर जैसे हमारे सिख धर्म में है सिख 10वें सिख गुरु, 9वें सिख गुरु, 8वें सिख गुरु, इस तरीके से ही इनका ये जो 10वां खालसा है जेतसुन धम्पा रिनपोचे, उनके पुनर्जन्म के रूप में इस लड़के को मान्यता दी है। 8 साल का मंगोलियाई लड़का है। और अब इससे क्या होगा कि चीन और मंगोलिया जो है उनके ये बौद्ध धर्म को लेके काफी चलता रहता है, चाइना धमकाता रहता है मंगोलिया को। और दलाई लामा भी जानते हैं कि वो धर्मशाला में है, अभी भारत की में शरण ले रखी है उन्होंने। तो चीन ने भी इसके बारे में है जो कहा है कि वो इस तरीके के नेताओं को मान्यता नहीं देगा, वो सिर्फ जो बीजिंग तिब्बत चाइना है जिनको आइडेंटिफाई करेगा उनको ही मान्यता देगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा आप है जो। और ये जो लड़का है ये एक एकेडमिक और कॉर्पोरेट पृष्ठभूमि वाले परिवार से, इनके पिता है वो अल्टानार चिंचुलू,
ये एक विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर है, जबकि इनकी माँ है वो एक राष्ट्रीय संसाधन समूह में चलाती है। और इनकी दादी है जो मंगोलिया पार्लियामेंट की मेंबर रह चुकी है। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है कि ये मंगोलिया का है, इसको बनाया है। नेक्स्ट देखते हैं सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया, ये इनका इनका उच्चारण होता नहीं है जनरली। एक 2019 का जब इलेक्शन था तो प्राइम मिनिस्टर ने क्या है कि अब देखिए पॉलिटिक्स में तो ये चलता रहता है, वो एक दूसरे को चैलेंज देते रहते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या है कि वो फील्ड सेट कर देता है। वैसे उन्होंने राहुल गांधी जी को कहा था कि इसका नाम 5 बार लेके दिखाएं। राहुल जी ने लिया भी, लेकिन वो क्या थोड़ा सा सही प्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, तैयारी नहीं थी या क्या, और वो इसमें ट्रैप हो गए थे, जो काफी चर्चा में भी रहा था, वो वीडियो काफी वायरल हुआ था। अभी ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने कर्नाटक में जो चिक्काबल्लापुरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें सर एम विश्वेश्वरैया को उनका जो जन्म स्थान है मुद्देनहल्ली, उसमें श्रद्धांजलि दी है। और वहाँ पे वो एक संग्रहालय बनाया है, उसमें इनके जो एम विश्वेश्वरैया है, इनके जीवन से और इनके कार्यों से संबंधित जो कलाकृति है वो दिखाई जाएंगी। उसका संग्रहालय बनाया है वहां पे, और उसका प्राइम मिनिस्टर ने अभी श्रद्धांजलि दी थी इनको, इसलिए ये टॉपिक चर्चा में है। एम विश्वेश्वरैया को हम सब जानते हैं कि उनकी मैसूर साम्राज्य या भारत गणराज्य के लिए उन्होंने जो सेवाएं दी है उसके लिए उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत रत्न इनको कब मिला था? 1955 में इनको भारत रत्न मिल चुका है। इनको ये एक सिविल इंजीनियर थे, आधुनिक मैसूर के निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है। मॉडर्न मैसूर के जो निर्माता है, इन्होंने क्या है, मैसूर में जो भद्रावती मैसूर आयरन एंड स्टील का है, या बेंगलोर पॉलिटिक टेक्निक है, बेंगलोर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है, या फिर जो कृष्णा राजा सागर डैम है, ये सभी इन्होंने इन्हीं की देन है। तो मॉडर्न मैसूर का निर्माता इन्हीं को ही कहा जाता है। ये चर्चा में है, आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इनका जन्म स्थान मैंने बता दिया आपको, मुद्देनहल्ली गांव। ये सारा पीडीएफ वगैरह मिल जाता है जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं उनको। इसरो ने वन वेव के 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हिस्ट्री बनाई है इसरो ने। आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो ने अभी रिसेंटली 36 उपग्रह लॉन्च किए हैं, उस मिशन का क्या नाम है? ये मिशन वन वेव इंडिया मिशन है। वन वेव इंडिया मिशन। देखिए इसका अभी जो लॉन्च किया है, ये पार्ट 2 लॉन्च किया है। इसका पार्ट फर्स्ट पहले लॉन्च कर दिया था इसरो ने, और अभी ये पार्ट 2 लॉन्च किया है। इसमें ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए हो गया कि अभी जो यूज लिया है इसमें एक LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट का यूज किया है, और ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट है, इसलिए ये चर्चा में है। और इतना अभी तक किया नहीं है। ये इसरो और जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है NSIL, इन दोनों ने मिलकर ये लॉन्च किया है। इसमें एक्चुअली क्या है, सबसे ज्यादा चैलेंज ये होता है कि जो 36 है इनको अलग अलग डायरेक्शन में जाना होता है, इनका जो डेस्टिनेशन है अलग अलग होता है। अब उनको ये टकराए नहीं एक दूसरे से, और जो इनका डेस्टिनेशन है वहां पहुंच जाए, तो ये सक्सेसफुल किया है। इससे फायदा क्या होगा, ये क्यों किया है? इससे एक तो जो मिशन अंतरिक्ष से संचालित जो संचार नेटवर्क है उसके माध्यम से हर जगह हर किसी के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करना है। दूर या जो जहां कम सेवा वाले क्षेत्र हैं जिनमें सस्ती, विश्वसनीय और उच्च गति की इंटरनेट मिले, इसके लिए यह है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए है दुनिया भर में। इस उपग्रह से दुनिया भर के जो सरकारी या कमर्शियल या जो कम्युनिटी है उनको ब्रॉडबैंड मिले, उसके लिए ये लॉन्च किया है, सक्सेसफुल लॉन्च किया। इतना बड़ा अभी तक किसी ने लॉन्च नहीं किया था। बसवन्ना कौन थे? ये चर्चा में है, इनको बसव भी कहा जाता है। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं हम।
आप अभी रिसेंटली क्या है, जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी ने क्या है, बेंगलोर में ये बसवन्ना और जो नाद प्रभु केम्पेगौड़ा है, दोनों की मूर्तियों का अनावरण किया है। नाद प्रभु केम्पेगौड़ा एक सामंती शासक रहे हैं और 16वीं सेंचुरी की शुरुआत में ही इन्होंने बेंगलोर शहर की स्थापना की थी। तो बेंगलोर की स्थापना केम्पेगौड़ा, आप देखेंगे शायद बेंगलोर एयरपोर्ट का नाम भी केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है, और वहाँ मंदिर हो, बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसमें इनका काफी योगदान है, तो इसीलिए ये अभी चर्चा में है। दूसरा, इनसे रिलेटेड एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, मनतप्पा। मनतप्पा ये क्या है? आध्यात्मिक अनुभव के हॉल के रूप में जाना जाता है इनको। एक्चुअली क्या है, देखिए इंडिया हमारा इतना बड़ा देश है जिसमें अलग अलग कल्चर है, डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स है, भाषा, धर्म, जाति, लैंग्वेज, हर आपको थोड़े थोड़े डिफरेंस में चेंज मिलेगी, लेकिन फिर भी सब यूनाइट है। और उसकी वजह यह है कि सभी है जो देश के लेके, और सब देश के लिए प्रेम है। उसके अलावा एक और जो चीज है वो है कि अ, अपने अनुभव, अपने विचार साझा कर सकते हैं, और उसी का ही ये जो बसव हैं, बसवन्ना, इन्होंने शुरू किया था मनतप्पा, जिसमें किसी भी जाति धर्म के आके और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लोग, कम्युनिटी के लोग अपने अनुभव और विचार इस मंच पे साझा कर सकें, इसके लिए इन्होंने ये शुरू किया था। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। ऑपरेशन इंटरफ्लैक्स, ये ऑपरेशन इंटरफ्लैक्स है, ये शुरू हुआ, ये पूछा जा सकता है आपसे कि ऑपरेशन इंटरफ्लैक्स कहाँ शुरू हुआ है? ये यूनाइटेड किंगडम में। और इसका क्यों चर्चा में है? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम है वो अब यूक्रेन को जो सैनिक है उनको सहायता दे रहा है। अभी रिसेंटली है जो इसने 2.3 बिलियन यूरो इसकी मदद की है यूक्रेन को क्या है, अमेरिका ने, ब्रिटेन ने ये ब्लैंक चेक साइज दे रखे हैं एक तरीके से, और इसमें इनके जो सैन्य मदद है, ये फाइनेंशियल के साथ साथ इनके सैनिकों को प्रशिक्षण भी देगा ब्रिटेन अब, और उसी ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन इंटरफ्लैक्स। इसमें ना हथियार हो, निशानेबाजी, फील्ड क्राफ्ट हो, फील्ड टैक्टिक्स हो, बैटल कैजुअलिटी हो, काउंटर विस्फोट हो, या तरह तरह की जो प्राथमिक चिकित्सा हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ये है। और यूक्रेन वापस जाने के बाद उनके काम आए इसलिए कर रहा है। इसमें कनाडा और यूक्रेन का है, ये दोनों का मिलके, कनाडा और यूक्रेन दोनों मिलके, और ये ऑपरेशन इंटरफ्लैक्स शुरू किया गया है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? एक मेजर है जुर्गेन मिरांडा। इस मिशन का जो नेतृत्व कर रहे हैं इस प्रशिक्षण विंग का, वो है जुर्गेन मिरांडा। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कहीं भी। तो ये आपके क्लियर हो गया होगा। इसमें और भी कंट्री हैं वैसे तो, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, इनका सहयोगी प्रयास है, लेकिन मेनली जो ज्यादा रोल है यूके और कनाडा ने शुरू किया है ये। वैदिक हेरिटेज पोर्टल लॉन्च किया गया है अभी। आपसे जो पूछा जा सकता है, ये किसने लॉन्च किया है? ये अभी जो IGNCA है, इसका 36वां स्थापना दिवस मनाया गया था। IGNCA क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये IGNCA है, इसका 36वां स्थापना दिवस मनाया है। और इसमें लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से ये पोर्टल बनाया है, वैदिक हेरिटेज पोर्टल। ये क्या है, भारत की जो वैदिक विरासत है उसको मैप करने का एक प्रयास है, या आप यूं कह सकते हैं कि जो हमारा वैदिक इतिहास है उसको, या जो हमारी परंपराएं हैं देश की, उनको एक डिजिटल स्टोरेज बना दिया है, और वही है ये वैदिक हेरिटेज पोर्टल, उसी का नाम है। इसमें लगभग 18,000 से ज्यादा सामग्री है, और लगभग 550 घंटे से ज्यादा इसमें ऑडियो वीडियो उपलब्ध है वेबसाइट वगैरह पे, जिसमें तमाम पुरानी चीजें, शोध, पारिवारिक या दुनिया भर के विशेषज्ञों के साथ मिलकर इसको तैयार किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और वैदिक हेरिटेज पोर्टल अगर पूछा जाए एग्जाम में, तो ये ऐसा नहीं है कि हिंदी में उपलब्ध है, ये हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत
तीनों में उपलब्ध है। किसने लॉन्च किया है, ये किसने इसका लॉन्च किया था? ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री है जी किशन रेड्डी, उन्होंने लॉन्च किया। होम मिनिस्टर अमित शाह और जो संस्कृति मंत्री है जी किशन रेड्डी। कर्नल गीता राणा, देखिए पर्सन इन द न्यूज सिलेबस में है, और अभी थोड़े टाइम पहले एक नेम चर्चा में था, वो नेम था कैप्टन शिवा चौहान का। कैप्टन शिवा चौहान, ये नेम पूरे देश में चर्चा में था। कैप्टन शिवा चौहान इसलिए चर्चा में थी क्योंकि सियाचिन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पे पोस्टेड है ये कैप्टन शिवा चौहान। तो ये पहली महिला अधिकारी थी जिनको इस तरीके से हाई बैटलफील्ड पे पोस्टिंग मिली थी। लेकिन कैप्टन शिवा चौहान है, इनके पास कमांडर नहीं थी, ये फायर और फ्री में ही थी, फायर और फ्री। लेकिन जो ये कर्नल गीता राणा है, ये इनकी नियुक्ति अपनी तरह की एक पहली नियुक्ति है, क्योंकि इससे पहले किसी भी महिला अधिकारी को मेडिकल स्ट्रीम से बाहर कमांडर की भूमिका नहीं सौंपी गई। ये है जो भारतीय सेना ने अभी महिला अधिकारियों की को भी कमांड भूमिका सौंपने का ये निर्णय लिया था। उसके बाद से ही देखेंगे आप, सेना में जो स्थायी कमीशन देना शुरू कर दिया है। तो भारतीय सेना ने अभी क्या है, चीन सीमा के पास पूर्वी लद्दाख में एक सेंसिटिव जगह पे इनका कर्नल गीता राणा को पोस्टिंग दिया है, और ये एक तरीके से अपने आप में हिस्ट्री है, क्योंकि बैटल ग्राउंड पे कमांडर बनाया है इनको। तो ये ध्यान रखिएगा, कर्नल गीता राणा उत्तराखंड की रहने वाली है, जहाँ के पहले हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल रावत, उन्हीं के होम डिस्ट्रिक्ट होम स्टेट से है ये। पूर्वी लद्दाख में लगाया गया है इनको। चिनाब ब्रिज, भारतीय रेलवे ने अभी जो हिमालय का एक काफी चैलेंजिंग रीजन है, वहां पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल का निर्माण कर रहा है, और ये जल्दी पूरा भी होने वाला है। इसमें आपको ध्यान में जो रखना है, USBRL, ये ध्यान रखना है। एक तरीके से इंजीनियरिंग चमत्कार है, स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो जम्मू और कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ता है। USBRL क्या है? उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला, ये तीनों आप न्यूज में फ्रीक्वेंटली सुनते आए होंगे। ये बात अलग है कि ये आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया, उसके बाद से वहाँ जो इंसिडेंट्स होते थे बॉर्डर पार से, वो कम हो चुके हैं। तो यही रीजन ज्यादा सुनने को मिलते थे, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, इस तरीके के एरियाज में। अब यहाँ पे उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक, ये इसका पूरा नाम है, जो जम्मू और कश्मीर को पूरे भारत से जोड़ता है। चेनाब ब्रिज है, ये आपने सुना होगा, एफिल टावर, दुनिया का सबसे ऊंचा टावर एफिल टावर जो है, उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है, और ये रेल ब्रिज है। इसमें हाई स्पीड ट्रेन भी चलेंगी, और इसकी जो उम्र अभी तय की गई है, इसकी 120 ईयर के लिए बनाया गया है इसको, कि कम से कम 120 साल तक के लिए बनाया है। इसमें जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो भी इस ब्रिज पे चलेगी, और ट्रेनों का जो रख रखाव है वो कहाँ पे किया जाएगा, जिसको यार्ड बोलते हैं। तो वंदे भारत ट्रेनों का जो यार्ड है, इसकी सुविधा बड़गांव में रखी है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके की चीजें पूछ ली जाती है। एक और इसका पोर्शन जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, कटरा से बनिहाल। कटरा लोग जाते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने कटरा में, तो कटरा से बनिहाल तक का जो 100 किलोमीटर प्लस, लगभग 111 किलोमीटर का एरिया है, ये भी इसी का ही पार्ट है। अभी जो मौसम खराब होता है तो प्रॉब्लम्स आती है, चाहे वो हमारे फोर्स के जवान हो, आर्मी के, या फिर जो रेस्ट ऑफ द इंडिया से लोग जाते हैं इस एरिया में जम्मू कश्मीर घूमने, या फिर माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने, तो मौसम खराब होता था तो वहाँ प्रॉब्लम आती थी। तो मौसम कनेक्टिविटी भी इस रेलवे योजना को मौसम की को ध्यान में रख के भी बनाया गया है। तो इस तरीके की चीजें नहीं आएंगी। बनाया किसने है इसको? इसमें कई एजेंसी शामिल हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है IIT रुड़की, DRDO,
और जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इनका इंपॉर्टेंट रोल है इसको बनाने में। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं। गज उत्सव क्या है? अभी गज उत्सव है, इसका उद्घाटन किया जाएगा 9 अप्रैल को। इसका उद्घाटन कौन करेंगी? इसका उद्घाटन करेंगी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी इस गज उत्सव का। और ये कहाँ पे ये मनाया जाएगा? ये काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? आसाम में है। आसाम के जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें, और आप पता होगा आपको कि काजीरंगा नेशनल पार्क है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट है, उसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, 30वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और उसी के लिए ये 2 दिन का कार्यक्रम होगा, जिसमें एक मैसेज देना है कि जो एलिफेंट्स हैं उनको संरक्षण मिले, उनका आवास और उनके गलियारे जो उनकी रक्षा के लिए, जो ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है उसको रोकने के लिए ही एक मैसेज दिया जा रहा है। प्रोजेक्ट एलिफेंट सभी जानते हैं कि ये 1991-92 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। ये केंद्र सरकार की योजना है और इसमें है जो वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम 1972 इसमें जोड़ा गया है, जो शेड्यूल फर्स्ट अनुसूची फर्स्ट है उसमें जोड़ा गया है। और इसी के तहत राष्ट्रीय विरासत पशु माना जाता है हाथी को। इसी के साथ में आप ये भी देख लीजिएगा कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसकी भी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, प्रोजेक्ट टाइगर की। गज उत्सव तो ये असम में है, प्रोजेक्ट टाइगर है ये मैसूर में मनाया जाएगा, इसकी 50वीं वर्षगांठ है जो वो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होगा 7 अप्रैल से। प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। थॉमस सांकरा ये क्यों चर्चा में है? देखिए, इनको बोला जाता है अफ्रीका का चे ग्वेरा, ये वहां की लैंग्वेज है तो इसमें ज्यादा नहीं उलझना। चे ग्वेरा है, इनको अभी वापस से दफनाया गया है। इनकी हत्या हो गई थी 1987 में और इनको दफना दिया था। अब 23 फरवरी को इनके जो अवशेष थे बचे हुए, उनको पश्चिमी अफ्रीकी देश की जो राजधानी है ओगाडोगा, ये ध्यान रखना आपको, ओगाडोगा में इनको फिर से इनके जो अवशेष थे उनको निकाल के दफनाया गया है। इनके बारे में कहा जाता है कि एक क्रांतिकारी रहे हैं और इन्होंने देश का नेतृत्व भी किया था। बुर्किना फासो या इनको जो ईमानदार पुरुषों की भूमि है उसका नेतृत्व किया था। बुर्किना फासो का मतलब होता है ईमानदार पुरुषों की भूमि। 37 साल की उम्र में ये है जो तख्ता पलट करके हालांकि इनकी तो डेथ हो गई थी गोली लगने से, लेकिन इनका एक साथी था ब्लैक काम्पाओरे, वो उसने नेतृत्व कर दिया था और उसके बाद से 30 साल तक उसने शासन किया बुर्किना फासो पे। ये भी राष्ट्रपति रहे हुए हैं 1983 और 1987 में बुर्किना फासो के राष्ट्रपति रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए हाल ही में चर्चा में रहे थॉमस सांकरा, इनका ये किस देश से संबंधित है? तो बुर्किना फासो से संबंधित है। ये मार्क्सवादी लेनिन से थे और मार्क्सवादी लेनिन, और जैसे अभी पहले आया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब कहता था कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाएगा, वैसे ही थॉमस सांकरा भी कहता था कि भाई वो IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं कुछ होती नहीं, इनको खारिज कर दिया था कि वो उसकी विदेशी सहायता को स्वीकार नहीं करेगा। कहानी कुछ और होती है, सरकार बनाने के लिए इसी तरीके की बातें की जाती। हाइल्ड्रॉन, हाइल्ड्रॉन एक देश जो कुछ भी हो दुनिया में हमेशा चर्चा में रहता है, और वो चर्चा में रहता है उसकी उल्टी सीधी टेस्टिंग मिसाइल हो या बैलिस्टिक मिसाइल हो या कोई भी परीक्षण हो, क्रूज मिसाइल हो, न्यूक्लियर वार हेड से जुड़ी हुई चीजों को लेके। और नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया हमेशा चर्चा में रहता है
और ये अमेरिका को चैलेंज देता रहता है, साउथ कोरिया को और अमेरिका को। अभी हो क्या रहा था कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका, साउथ कोरिया और अमेरिका एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। तो नॉर्थ कोरिया ने उसका जवाब दिया है इस ड्रोन से, हाइल ड्रोन। इस हाइल ड्रोन कहें या फिर इसको सुनामी कह सकते हैं आप, हाइल ड्रोन या सुनामी, क्योंकि ये पूरी दुनिया में इसने कंसर्न पैदा कर लिया है, क्योंकि ये न्यूक्लियर ड्रोन है और अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन है। पानी के अंदर जो रेडियोधर्मी तरंगे पैदा कर दे वैसा है ये। और इसको अभी हेमयोंग जो प्रोविंस है वहां से लॉन्च किया गया था, जो परमाणु सुनामी ड्रोन कहा जाता है इसको। तो ये नॉर्थ कोरिया का ड्रोन है, पानी के अंदर का अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन है ये, इस तरीके का पहला ही है ये। मारबर्ग वायरस, ये अभी काफी चर्चा में चल रहा है। WHO ने इसको लेके और कंसर्न जताया है इस वायरस को लेके। ये तंजानिया का है, तंजानिया का है ये। तंजानिया में अभी इससे काफी लोगों की डेथ हुई है। ये 2 से और 21 दिन तक इसके लक्षण दिखने में 2 से 21 दिन का टाइम लग जाता है। तीसरे चौथे दिन इसमें उल्टी, सर दर्द, पेट दर्द, इस तरीके की चीजें होती है। काफी लोगों की डेथ हुई है, इसलिए चर्चा में है। आपको तो इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये मारबर्ग वायरस है, ये किस देश से संबंधित है? तंजानिया से। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे आपका सपोर्ट बना रहेगा। क्लॉड लॉरियस, क्लॉड लॉरियस है, अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है क्लॉड लॉरियस की, तो ये चर्चा में है। इन्होंने क्या किया था ऐसा जो ये चर्चा में है? देखिए, इनका जो ये बर्थ हुआ है 1932 में फ्रांस में हुआ था, बेसनक्रॉन में, जो बेसनक्रॉन है फ्रांस में, वहां पे। और इन्होंने क्या खोज किया 1965 में, ये अंटार्कटिका के अभियान के पे थे। और उस टाइम ही जो क्लॉड लॉरियस है, इन्होंने एक खोज की थी। एक शाम को ये बर्फ में कुछ ड्रिल कर रहे थे अंटार्कटिका में, और उसी टाइम इन्होंने बर्फ के कुछ नमूनों से बना जो आइस क्यूब है उसको, ये विस्की पी रहे थे, वो जो विस्की का गिलास है उसमें इन्होंने ये बर्फ के टुकड़े डाले, तो इन्होंने देखा कि गिलास में जो हवा के बुलबुले हैं वो चमक रहे हैं। और उसी के बाद इन्होंने आइस कोर का रिसर्च किया, आइस कोर का अध्ययन करने के लिए इनको प्रेरणा मिली वहां से, जो उनको बोला जाता है फ्रोजन टाइम कैप्सूल। ये जो टुकड़े हैं फ्रोजन टाइम कैप्सूल। और उसके बाद से ही जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी चर्चा हुई, और जो ये शुरू किया गया था इसको लेकर, जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन है, उसी की चर्चा जो होने लगी वो यहीं से शुरुआत हुई थी, जलवायु परिवर्तन के बारे में जो हम सुनते हैं। और बाद में ये जो संयुक्त राष्ट्र का इंटर गवर्नमेंटल पैनल था उसके भी विशेषज्ञ रहे हैं। और एक CNRS है, उसने इनको गोल्ड मेडल भी दिया है 2002 में। तो इनका जब देखा जाए तो जो जलवायु विज्ञान है उसमें इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। नेट्रॉन लेक, पहले आई थी एक स्टडी नेट्रॉन लेक पे। एक इंग्लिश फोटोग्राफर था, उसने एक बुक लिखी थी, इंग्लिश फोटोग्राफर था, इसने 2013 में एक बुक लिखी थी। वो फोटोग्राफर था निक ब्रांट। निक ब्रांट ने एक बुक लिखी थी अक्रॉस द रिवेज्ड लैंड, अक्रॉस द रेवेज्ड लैंड। और उसमें इन्होंने लिखा था कि जो नेट्रॉन लेक है इसमें क्या हो रहा है। अब ऐसी एक स्टडी अभी आई है कि जो नेट्रॉन लेक है, ये जो एरिया है अफ्रीका में, उसमें जानवर कम क्यों हो रहे हैं, उसको लेकर ये चर्चा आई है। जो ईस्टर्न अफ्रीका है उसमें जानवर बहुत तेजी से लुप्त हो रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आई, उसमें बताया कि जो नाइट्रोकार्बोनाइट्स हैं उनका उत्सर्जन करता है ये। और इसमें क्या होता है कि नमक, सोडा और मैग्नेसाइट जमा होता है इस लेक में। देखने में ये एक क्षारीय झील है, और जिसमें
क्रिम्सन पानी असली दिखता है, पानी ऐसा लगता है कि असल में ही पानी है, लेकिन वो एक्चुअल में पानी नहीं होता, वो एक तरीके से वो मैजिक होता है, मंत्रमुग्ध करने देने वाला या अट्रैक्ट करने वाला, ताकि कोई भी डुबकी लगाने के लिए मजबूर हो जाए। और जानवर तो पानी पीने या वहाँ उसमें गर्मी में उन डुबकी और नहाने वाने जाते होंगे, तो ये उनके लिए डेंजर है, क्योंकि इसमें है जो एक तो क्षारीय वाटर है, नमक है, सोडियम मैग्नीसाइट है, जो हानिकारक है। इसी की वजह से वहाँ का जो प्रजाति है, स्पेसीज है जानवरों की, वो लुप्त होती जा रही है। ये तंजानिया की लेक है, तंजानिया की लेक है, ये ध्यान रखिएगा आप। नेट्रॉन लेक कहाँ पे है? तंजानिया में है, पूर्वी अफ्रीका। टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यूपीएससी की तो चल ही रही है अभी, मध्य प्रदेश की भी 3 टेस्ट हो चुके हैं। कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास, कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास है, ये कौन करवा रहा है? जो यूनाइटेड किंगडम है वो करवा रहा है इसको। चर्चा में क्यों है ये? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम ऐसा नहीं है कि पहली बार ही करवा रहा है, ये एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर है, ये साल में 2 बार होती है, साल में 2 बार होती है। लेकिन चर्चा इसलिए है क्योंकि भारत इसमें पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। फिनलैंड, इंडिया एंड सऊदी अरब, ये 3 कंट्री ऐसे हैं, फिनलैंड, इंडिया और सऊदी अरब, ये तीनों पहली बार इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हालांकि इसमें जो लाइट, जो हमारा स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LAC तेजस, वो भेजने वाले थे, लेकिन तेजस कोई दूसरे मिशन में बिजी होने की वजह से इसमें मिराज 2000 को भेजा गया है। आपको क्या ध्यान रखना है इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यूनाइटेड किंगडम कोबरा वॉरियर्स करवा रहा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट कर रही है, और ये टोटल 6 अदर एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। यूके, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सिंगापुर, ये टोटल 6 हैं। यूके, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, अमेरिका और सिंगापुर। फिनलैंड, इंडिया और सऊदी अरब पहली बार एक्सरसाइज कोबरा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेती नदी जल विद्युत परियोजना, देखिए आने वाले आपके टेस्ट में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपके आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इनको सीरियसली लीजिएगा। सेती नदी जल विद्युत परियोजना इसलिए चर्चा में है कि पहले नेपाल चाइना के इशारों पे चलने लग गया था बीच में, लेकिन अब उसने देख लिया कि श्रीलंका कोलैप्स हुआ, पाकिस्तान की हालत खराब है, बांग्लादेश की हालत खराब है, तो वो थोड़ा पटरी पे आ गया है। वैसे भी वहाँ सरकार बदली है जब से, थोड़ा वो इंडिया को लेके पॉजिटिव है। अब नेपाल ने क्या किया है कि 2 डिस्ट्रिक्ट है नेपाल के, डोटी और अचम, डोटी और अचम, ये 2 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे ये बिजली पैदा करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए परियोजना लगाई जाएगी, और ये कौन करेगा इस पे काम? इन्वेस्ट बोर्ड, नेपाल ने ये एग्रीमेंट साइन किया है NHPC के साथ, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ये जो सेती नदी है उस पे किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसके साथ हो रहा है? नेपाल के साथ हो रहा है। कौन कर रहा है इसमें? NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, बिजली पैदा करने के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये। सिनियाह द्वीप, ये क्यों चर्चा में है? अभी रिसेंटली यहाँ पे 7th सेंचुरी का, 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान जो यहाँ पे डायमंड का ट्रेड होता था, मोती उद्योग के लिए काफी फेमस था, पर्ल के लिए, तो यहाँ पे अभी एक शहर खोजा गया है, मोती शहर, और ये सिनिया द्वीप पे खोजा गया है। ये एक तरीके से ये अविश्वसनीय खोज है, लेकिन ये शहर ढूंढा है, और ये कहाँ पे है? दुबई से 50 किलोमीटर दूर ही है ये, अल कैन में है ये द्वीप है जो सिनिया द्वीप, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, ये दुबई के पास में ही है, अल कैन में स्थित है ये। यहाँ भी एक
पर्ल सिटी की खोज की गई है, जो उस टाइम पे सबसे पुराना फारस की खाड़ी में शहर हुआ करता था, उसकी खोज की है। सी बर्ड ऐप, सी बर्ड ऐप क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। ये है कॉल बिफोर यू डिग, गड्ढा खोदने से पहले कॉल कर लीजिए। ये है, देखिए देश में अभी काफी जगह पे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछी हुई है, नेटवर्क है, तो हर साल लगभग 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी जाती है और सड़क खोदने का काम करती है, चाहे वो पॉजिटिव वे में करे या कोई प्रॉब्लम आ गई उसको दूर करने के लिए करते हैं। पाइपलाइन टूट गई नीचे से पानी की, तो उसके लिए करते हैं, तो वो कई बार जो केबल है वो नीचे ऑप्टिकल केबल काट देते हैं। इससे हर साल लगभग 3,000 करोड़ का नुकसान होता है। रिसेंटली अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये संचार मंत्रालय की जो दूर संचार विभाग है उसकी साथ में ये लॉन्च की है सी बर्ड ऐप। और इस ऐप से क्या होगा कि आप इस ऐप में देख सकेंगे कि जहां आप गड्ढा खोद रहे हैं वहां पे कोई ऑप्टिकल केबल बिछी हुई है या नहीं है। इससे जो उत्खनन करता है और जो संपत्ति का मालिक है उनको एसएमएस, ईमेल नोटिफिकेशन, क्लिक टू कॉल के माध्यम से एक साथ जोड़ दिया जाएगा और उनको पता लग जाएगा कि ये जो डिग कर रहे हैं, गड्ढे खोद रहे हैं, वहां पे क्या है, ऑप्टिकल केबल है या नहीं है। तो ये इसीलिए है ताकि ऑप्टिकल फाइबर केबल को बचाया जा सके, नुकसान नहीं हो। सी बर्ड ऐप आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये संचार मंत्रालय की है, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया। शैनो वरुण, ये भारत हम सभी जानते हैं 3 साइड से समुद्र से गिरा हुआ है और एक साइड हिमालय है। टोटल 7,500 किलोमीटर की है जो समुद्री तट रेखा है भारत की, काफी बड़ी है। अभी रिसेंटली है जो 59th समुद्री दिवस मनाया था लास्ट ईयर, अभी तो 60वां आएगा 5 अप्रैल को। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ने ये जो समुद्री ट्रेड है उसका महत्व और इसमें इंडियन नेवी की भूमिका को बढ़ाने के लिए जोर दिया था। और उसी के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, समुद्री जागरूकता तटीय मोटर शम नो वरुण। ये एक अनूठी पहल है, ये एक कार अभियान है एक्चुअली, जो मार्च 2023 में पूरे भारत को कवर किया है इसने। और इसका उद्देश्य क्या है, जो अभी आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसमें जागरूकता करना, नौसेना में महिलाओं की शक्ति का प्रदर्शन करना, रोमांच पैदा करना, और जो यूथ है उसको नौसेना में शामिल करने के लिए प्रेरित करना। इसमें जो कुछ पूर्व नौसैनिक है या जो वीर नारियां हैं उनकी सैनिकों की उनसे बातचीत करना। इसको क्या क्या कहाँ से शामिल किया है, देखिए ये आईएनएस नेताजी सुभाष से शुरू किया है, आईएनएस नेताजी सुभाष है वहां से शुरू किया है। और अब ये 19 अप्रैल 2023 को लखपत गुजरात में पहुंचेगा। ये अभियान है जो, इसमें एक तो कार का रखा था और दूसरा जो अभियान है ये 26 मार्च से शुरू किया है 2023 से कोलकाता में जो आईएनएस नेताजी सुभाष है वहां से शुरू करके, और 19 अप्रैल 2023 तक ये पहुंचेगा लखपत गुजरात में। कलकत्ता से गुजरात तक ये जाएगा, पासिंग आउट परेड वगैरह होगी। और इससे जो पूछा जा सकता है कि ये जो शमनो वरुण है इसमें किसकी साझेदारी से, किसकी भागीदारी से ये किया जा रहा है, इसमें जो महिंद्रा है, मैसर्स महिंद्रा, उसकी भागीदारी है, मास्टर कार्ड की है, और IOCL है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी भागीदारी है। फाइनेंस करते हैं किसी चीज को करने के लिए तो ये लोग। पद्म पुरस्कार दिए गए हैं अभी रिसेंटली, आप सभी ने पढ़ लिया होगा। टोटल 2023 में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार में देखिए पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तो इस बार टोटल 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। उनमें है बालकृष्ण दोषी, इनको मरणोपरांत मिला है आर्किटेक्ट्स के फील्ड में, ये गुजरात से थे बालकृष्ण दोषी। जाकिर हुसैन का नाम आप सभी ने सुना होगा, ये तबला वादक थे महाराष्ट्र के, इनको दिया है।
SM कृष्णा जो पब्लिक अफेयर्स में दिया है, ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। श्री जो दिलीप महलानविस हैं, उनको मिला है मेडिसिन के फील्ड में मरणोपरांत। अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले इनकी मृत्यु हुई थी, दिलीप महलानविस की। आपने नाम सुना होगा, ये पश्चिम बंगाल के थे। जो वो लेते हैं हम ORS, उल्टी वगैरह होती है डिहाइड्रेशन के लिए कि ORS लेते हैं, ORS इन्होंने ही बनाया था, दिलीप महलानविस ने। इनको मिला है पद्म विभूषण। श्रीनिवास वर्धन को मिला है, श्रीनिवास वर्धन है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में मिला है, ये अमेरिका में रहते हैं। और जो मरणोपरांत मिला है श्री मुलायम सिंह यादव जी को मिला है पब्लिक अफेयर्स जन सेवा के लिए, ये उत्तर प्रदेश से हैं मुलायम सिंह जी। टोटल 6 लोगों को मिला है। 9 लोगों को पद्म भूषण मिला है, और इस तरीके से 106 लोगों को मिला है, ये टोटल है। जो आप इनके नाम जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। मेनली ये 6 लोग तो स्पेशल आप ध्यान रखिएगा ही रखिएगा, अभी हाल ही में दिया है इनको। LVM3 है जो ये अभी हमने पढ़ा था। LVM3 क्या है? ये अभी इसका है जो हमने पढ़ लिया था कि जो ये डिजाइन है लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, जब हम पढ़ रहे थे 36 सैटेलाइट लॉन्च की थी, तो ये सबसे बड़ा इसी से लॉन्च की थी। ये अब तक का सबसे बड़ा है लॉन्च करने वाला जो व्हीकल है। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च किया था इससे। माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट है, ये अभी चर्चा में है, क्योंकि अब क्या है, धीरे धीरे देखिए सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ले रहे हैं, AI का। अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी आगे बढ़कर माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट लॉन्च किया है। माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट ये लॉन्च किया है। ये इसमें AI का यूज लिया जाएगा। जैसे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक इस तरीके की चीजें यूज करते हैं, तो अब इनमें भी ये है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। चाहे वो कैलेंडर हो, ईमेल हो, चैटिंग हो, डॉक्यूमेंट्स हो, मीटिंग हो, या इन चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब धीरे धीरे माइक्रोसॉफ्ट ला रहा है, इनको जोड़ रहा है, ताकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो लिखा जाता है उसमें एक सारांश मिले, और क्या शुरू में लिखना है, क्या बीच में, क्या लास्ट में, इसमें मदद मिलेगी। चाहे वो पावर पॉइंट हो या वर्ड हो, उसमें डेटा विजुअलाइजेशन बनेगा, ये इसमें मदद करेगा ये कोपायलट, और ये सेकंडों में मदद करेगा। अभी देखा होगा रिसेंटली हमारे यहाँ पे भी एक न्यूज चैनल में देख रहा था कल परसों ही, उसमें भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है जो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अभी किसमें, तो वो कोई न्यूज चैनल शायद आज तक था, वो उसने एक AI एंकर लॉन्च किया सना करके, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा और इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। यूवी का कार्यक्रम क्या है? यूवी का है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। युवा विज्ञानी कार्यक्रम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम है, ये है यूवी का। इसमें क्या है, ये किसने शुरू किया है? इसरो ने शुरू किया है। ये अभी जो भारतीय रिसर्च अनुसंधान संगठन है उसने शुरू किया है। और ये किसके लिए शुरू किया है? स्टेम। स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से इसरो है जो स्टूडेंट्स को ये उनका साइंस और टेक्नोलॉजी में उनको मौके दिए जाएंगे, इसरो उनको ट्रेनिंग करवाएगा, और इसमें हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी से 3 स्टूडेंट्स को चयन किया जाएगा और उनको इसरो ट्रेनिंग देगा। 9th क्लास या उससे जो इक्वलेंट है उनको इसमें शामिल किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये कार्यक्रम है, एक काफी बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें इसरो अंतरिक्ष विज्ञान या अंतरिक्ष अनुप्रयोग उन सभी को शामिल करके इनको स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देगा। जागरूकता पैदा करना एक तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी के। वैसे इंडिया अभी के दौर में है जो साइंस टेक्नोलॉजी में दुनिया में काफी ऊपर पहुंच चुका है।
आईटी के फील्ड में अभी इंडिया का लेवल बहुत आगे जा चुका है, तो इसलिए इसी में कोई बढ़ावा देने के लिए इसरो ने किया है पेरुमल मुरुगन। ये क्यों चर्चा में है? पर्सन इन द न्यूज। अभी रिसेंटली जो पेरुमल मुरुगन है, इनका एक उपन्यास था पुक्कुजी। पुक्कुजी पुक्कुजी इनका एक नॉवेल था, जिसको इंग्लिश में पायरे के नाम से जाना जाता है। ये तमिल नेम है, एक्चुअली इंग्लिश नेम पायरे है। इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की लंबी सूची में जोड़ दिया है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में जोड़ना और एक लंबी सूची में जोड़ना, दोनों में फर्क है। ये हिस्ट्री है एक तरीके से। ये जो इतिहास, ये नोबेल आया था 1980 के टाइम पे आया था, लेकिन अब 2023 में इसको जोड़ा है। ये जो मुरुगन है, ये तमिल के प्रोफेसर रहे हैं, तमिल लिटरेचर के ये प्रोफेसर थे, उपन्यासकार रहे हैं। और देखिए इसमें क्या है, ये क्यों चर्चा में है, ये जो नोबेल है था इनका पुक्कुजी, इसमें क्या है, एक युवा है जो इंटरकास्ट मैरिज कर लेता है। 80 के दशक की है ये, कि इंटरकास्ट मैरिज, आज भी इंटरकास्ट मैरिज को लेके हैं और लोग भड़कते हैं, काफी एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीजों को। लेकिन अब उस पहले से तो काफी सुधार है, अब उतना नहीं करते हैं कि लेकिन इसमें जो दिखाया गया है वो यही है कि उन पे क्या प्रताड़ना होती है और उस पे क्या हिंसा होती है, उसकी जांच पड़ताल करना ही इसमें दिखाया गया है। एक कहानी है ये एक युवा जोड़े की जो इंटरकास्ट है और मैरिज कर लेते हैं, लोग उन पे क्या हिंसा करते हैं और उनके जो शादी होती है, उनका जो विचार है उसको स्वीकार नहीं किया जाता है। उस दौर की कहानी है। अब का भारत थोड़ा बदल चुका है। नाम ध्यान रखिएगा, पेरुमल मुरुगन, पुक्कुजी पायरे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 प्रोजेक्ट सॉरी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 प्रोजेक्ट, देखिए आने वाले टाइम में ये जो रोड प्रोजेक्ट है ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला है। जैसे दिल्ली का एजुकेशन मॉडल पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा चर्चा में है, वैसे ही आने वाले टाइम में आप चौंकिएगा मत अगर आपको इसकी जिक्र ना मिले तो, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है तो ये सब चर्चा में रहेंगे। ये अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 प्रोजेक्ट है जो राजधानी दिल्ली है, उस आप दिल्ली गए होंगे ज्यादातर लोग, तो दिल्ली में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है पोल्यूशन और ट्रैफिक, और ये पिछले काफी सालों से नहीं बदला है। इसमें अब ये शुरू किया है दिल्ली में ट्रैफिक को, एक तो जो बाहरी ट्रैफिक है अंदर आता है और एक इंटरनल जो दिल्ली का खुद का ट्रैफिक है, इसको कम करने के लिए, बड़ी मात्रा में कम करने के लिए ये शुरू किया गया है रिंग रोड का विस्तार। और ये 3rd टाइम किया है, ये तीसरी रिंग रोड है जो ये UER 2nd है, ये तीसरी रिंग रोड बनाने जा रहे हैं। लेकिन इसमें एरिया काफी ज्यादा है बहादुरगढ़ से, और ये वेस्टर्न बॉर्डर तक जोड़ेगा एक्चुअली, जो NH1 को द्वारका बहादुरगढ़ तक जाएगा ये, तो उससे काफी ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा, चाहे वो रोहिणी हो, मुंडका हो इंडस्ट्रियल एरिया, या जो नजफगढ़ हो, द्वारका हो, NH1 और NH8 को भी जोड़ेगा ये। अब इसमें क्या क्या है, आपको जो ध्यान रखना है कि ये कौन कर रहा है। अरविंद जी कहेंगे कि देखिए हमने दिल्ली की जनता को ट्रैफिक से मुक्ति दे दी है, दिल्ली की जनता को हमने ट्रैफिक में अब टाइम बचता है लोगों का, ये अरविंद जी कहेंगे। गडकरी जी कहेंगे कि भाई ये हमने किया है, तो ये काम किया जा रहा है, NHAI कर रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इनके द्वारा किया जा रहा है। 2021 में शुरू किया था ये काम, और अब ये इसका देखिए, इसमें एक फेज हुआ, फिर दूसरा फेज, तीसरा फेज, इस तरीके से तीसरा है। और इसमें जो टोटल इसमें अमाउंट लगेगा, इसमें जो टोटल लगेगा ये है लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट लगेगा इसमें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसमें
लगभग 7,500 करोड़ से ज्यादा का लगा के, और ये मास्टर रोस्टर प्लान तैयार किया गया है, दिल्ली मास्टर प्लान। और ये तीसरा रिंग रोड इसका शुरू किया है जो जल्दी पूरा होने का प्रस्तावित है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। मारियो मोलिना, मारियो मोलिना है, ये क्यों चर्चा में है? आपने सुना होगा ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। दो तीन चीजें सुनी होगी आपने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन परत को नुकसान हो रहा है, ओजोन की आणविक संरचना, ये इस तरीके के चीजें सुनी होगी। इनको रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज मिला हुआ है मारियो मोलिना को। और अभी रिसेंटली इनके सम्मान में गूगल ने, आप देखते हैं गूगल का कोई भी होम पेज खोलते हैं, यहाँ जो गूगल का सर्च का ये बटन रहता है, इसके ऊपर गूगल लिखा रहता है, यहाँ गूगल लिखा रहता है एक बॉक्स के अंदर। अब स्पेशल ओकेजन पे गूगल इसको चेंज करता रहता है, इसी को गूगल का डूडल कहते हैं। ये जहाँ गूगल लिखा रहता है बड़े कलरफुल, उसी को गूगल का डूडल कहते हैं। इसमें गूगल ने जो ओ है इसका, उसको O3 लिख दिया, एक ओ है उसको सूर्य की तस्वीर से बदल दिया गया था, और जो बैकग्राउंड है ये, इसको इसमें गूगल ने इसका आकाश की पृष्ठभूमि दिखाया था, और चित्र में पृथ्वी और ओजोन परत को दिखाया गया था, इसलिए चर्चा में गूगल ने इनका डूडल बनाया था। ये मैक्सिको के साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। ओजोन परत के संरक्षक के रूप में जाना जाता है इनको, और इसी को ही लेके बाद में इन्होंने जो शोध किया था, वही पत्र जो एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ है, उसका बैकग्राउंड, उसका जो मेन फाउंडेशन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो देशों के लिए सभी ओजोन पदार्थ हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, एरोसोल, हेलोन, इनको इन पे रोक लगाई जाए। वो जब अंटार्कटिका में ओजोन परत में छेद हो गया था 1970 में, तब से ये खोज किया गया था और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बताया था। इन्हीं ने ये ओजोन परत पे दिया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, उसका बेस था। आप ध्यान रखिएगा ये किससे जुड़ी हुई है, ओजोन परत। नेक्स्ट देखते हैं अल मोहम्मद अल हिंदी 23 अभ्यास। अल मोहम्मद अल हिंदी अभी भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना है, इंडियन नौसेना और सऊदी की जो रॉयल नौसेना है, अभी हाल ही में ये शुरू करने जा रही है अल मोहम्मद अल हिंदी। ये कहाँ पे होगा? ये होगा जुबैल में, जुबैल में होगा ये 2023 का ये जो अभ्यास है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सऊदी अरब के जुबैल में आयोजित किया जाएगा। अल मोहद अल हिंदी अभ्यास है जो दोनों देशों के बीच का है ये, और ये शुरू हुआ था अगस्त 2021 में, और ये इसका सेकेंड एडिशन है जो मई 23 में होगा। इंपॉर्टेंट है, भारत और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करने के लिए है। TVD1 क्या है? ये TVD1 है, ये जुड़ा हुआ है गगनयान मिशन से। जो गगनयान मिशन है उससे जुड़ा हुआ है, ये है टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन। टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या है? हवा में जो प्रक्रिया है जिसको अबॉर्ट प्रक्रिया बोलते हैं, या पैराशूट प्रणाली, या जो स्प्लैश डाउन है जिसमें चालक दल के सदस्य है उनको रिकवरी करने का मौका मिलता है। क्रू मॉडल को एक अलग कक्षा में ले जाने के लिए ये प्रणाली होती है, रॉकेट चरण का ही पार्ट है। उसके लिए ये टेस्टिंग की गई है ताकि मिशन हवा में मिशन को किया जा सके। उसके लिए ये TVD1 तैयार किया गया है अंतरिक्ष यान के लिए, गगनयान मिशन की सुरक्षा के लिए। अर्नी बॉट, अर्नी बॉट है, आपसे पूछा जा सकता है अर्नी बॉट है क्या है? देखिए, चाइनीज सर्च इंजन है बाइडू। चाइनीज सर्च इंजन का नाम क्या है? बाइडू। चाइना के पास सब अपना अपना अलग है, उसका यूट्यूब, फेसबुक, सर्च इंजन सब अलग बना लिया उसने, अमेरिका से लड़ते लड़ते वो सीख गया सब। ऐसे ही चाइना ने तरक्की नहीं की है।
चाइना ने सब अपना बना रखा है। आज अमेरिका कोई भी कमेंट करता है हमारे देश पे तो हम उसको सीरियस लेकर उसके जो मान लेते हैं, क्योंकि वो ऐसा ही इकोसिस्टम है उनका, ऐसा ही ये जो वेस्टर्न मीडिया है, वेस्टर्न कल्चर उनका ये इस तरीके का रखते हैं वो, कि वो एक माहौल बना लेते हैं। और इसी से निपटने के लिए, ताकि चाइना के लोग हैं उसे दूर रह सके, चाइना ने अपना सोशल नेटवर्क बना रखा है अलग, वहाँ पे सर्च इंजन है, वहाँ यूट्यूब ट्विटर वगैरह ये सब अपने चाइनीज ही हैं, ये अमेरिका के नहीं है। अदरवाइज चाइना में कब का एक युद्ध हो चुका होता। बाइडू है, ये चीनी सर्च इंजन है। अब ये बात अलग है कि चाइना की चीजें ज्यादा चलती नहीं है, ये इन्होंने जो अर्नी बोट है, ये नया चैट बोट बनाया। आपने सबसे पहले सुना होगा एक ओपन एआई, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका आया है चैट जीपीटी। ये खतरनाक चीज है चैट जीपीटी, आप इसको जरूर देखिएगा। आप ये है जो सॉल्व कर देता है क्वेश्चन, कई चीजें सॉल्व करता है, है जो काफी मदद मिल रही है आजकल इसी की मदद से है। जो ह्यूमन का जो रिसोर्स है उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं रही है अब, ये चैट जीपीटी काफी कम कर रहा है, लोगों के रोजगार इससे जाएंगे। ऐसे ही चाइना ने अर्नी बोट लॉन्च किया है। तो अर्नी बोट क्या है? ये चाइना का चैट बोट है, आपको इतना ध्यान रखना है, चाइनीज चैट बोट है ये। चक्रवात फ्रेडी, ये चक्रवात फ्रेडी है, ये काफी चर्चा में है। इसलिए चर्चा में है एक तो कि ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस तरीके का चक्रवात है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये कहाँ पे गया है? ये चक्रवात दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया हुआ, और मोजाम्बिक, मेडागास्कर, जिम्बाब्वे, वहां पे इसने काफी तबाही मचाई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, चक्रवात साइक्लोन फ्रेडी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में ये काफी रहा है। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट, आपसे जो पूछा जाएगा इसमें कि जो हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना है, ये किसके सहयोग से बनाई जा रही है? तो भारत और वर्ल्ड बैंक ये बना रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ये बन रहा है। किन राज्यों से होके गुजरेगा ये ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट? ये कॉरिडोर गुजरेगा भारत के 4 स्टेट से, 4 राज्यों से। और वो 4 स्टेट्स कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से होके ये गुजरेगा, आपको ध्यान रखना है। इसमें जो एक तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत देने के लिए ही ये बढ़ाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है, रोजगार पैदा होते हैं, कमर्शियल ट्रेड वगैरह सब फिर इसमें बढ़ते हैं, तो इकोनॉमी बढ़ती है। केंजाबुरो ओई, केंजाबुरो ओई, ये अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, और ये एक जापानीज थी, ये जापानी लेखक थी, नोबेल प्राइज विनर थी, इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। एक तरीके से यूं कह सकते, एक सिंबॉलिक कहा जाए तो कि जापानी साहित्य में एक युग का अंत हो गया है। इस तरीके की शख्सियत थी जापानी साहित्य को लेकर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था और ये जापानीज लेखक थी, और ये अभी इसीलिए चर्चा में कि अभी ये इनकी डेथ हुई है। इनका एक उपन्यास भी आया था जो काफी चर्चा में था, इन्होंने करियर के शुरू में लिखा था, एक निप द बर्ड्स, निप द बर्ड्स शूट द किड्स, इस तरीके का कुछ था। पहली बार ये ऐसा प्रयोग किया गया है, बाल बजट। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने पहली बार ये बाल बजट, अपना जो एनुअल बजट है उसमें बाल बजट के लिए अलग से 57,000 करोड़ रुपए जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए रखा है। उन बच्चियों को स्कूली शिक्षा, खेल, या जो आदिवासी बच्चे उनके आदिवासी कल्याण, हेल्थ, उनका पोषण, स्वास्थ्य, इनके लिए ये
रखा है। आपसे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस सरकार ने पहली बार ये बाल बजट रखा है, तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रखा है। उम्मीद है आपको ये यूजफुल लगा होगा। आप लाइक जरूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।